नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज पीयूष बजाज। वेलकम टू आवर चैनल गोला द ऑलराउंडर एकेडमी। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसके क्या मायने हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस में। और मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को, जो हमने पॉलिटिकल क्राइसिस देखी रिसेंटली 2019 में कर्नाटका की पॉलिटिकल क्राइसिस, और जो 2020 में हमने मध्य प्रदेश में तख्ता पलट और पॉलिटिकल क्राइसिस का एक सिचुएशन देखा, और जो अभी राजस्थान में सिचुएशन चल रही है, उन सब में जो एंटी डिफेक्शन लॉज का कैसे यूज हुआ है उसको ध्यान रखते हुए आज मैं आपको इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझाऊंगा कि उनमें किस टाइप से एमएलएस पर इस लॉ का उपयोग किया गया और उसका कैसे मिसयूज हुआ। और आज हम ये भी जानेंगे कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ वीक हो गया है, क्या अब हमें इसको चेंजेस लाने की जरूरत है और वो क्या चेंजेस होने चाहिए। आज हम सब ये सब देखेंगे। सो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे हमने 52nd अमेंडमेंट द्वारा 1985 में राजीव गांधी ने इसे लाया, क्योंकि उस टाइम में जो एक इवल प्रैक्टिस चलती थी पॉलिटिकल डिफ्लेक्शंस की, उसको रोकने के लिए उस टाइम दल बदलना एक नॉर्मल बात हो गई थी एमपी और एमएलए के लिए। तो इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी। इसको रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया, जिसका इनेक्टमेंट 1 मार्च 1985 को हुआ। 1960 से लेकर 1980 का दशक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दल बदलने और पॉलिटिकल डिफ्लेक्शंस का टाइम कहा जाता था, जिससे एक फ्रेज कॉइंड हुआ आया राम और गया राम। क्योंकि इस फ्रेज को 1967 में, क्योंकि एक एमएलए ने एक ही दिन में 3 से 4 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बदली, और फिर यही चीज हमें 1980 में भी देखने को मिली। तो जिससे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट हुआ, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी परेशानी हुई। तो इसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने 52nd अमेंडमेंट लाया और ये लॉ लाया, और जिससे इसको रोकने के लिए फिर एक बिना वजह जो एमएलए इधर से उधर जाता था उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन थे वो थे कि अगर कोई एमपी या एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप देता है, तो या अगर उसे उसकी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट उसने एब्सटेन किया है वोट को अपने, या उसने अपने वोट को अगेंस्ट अपने पॉलिटिकल पार्टी का यूज किया है, या उसको पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप लगाई है और उसने उसको उल्लंघन किया है, इस सब सिचुएशन में वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड है। और एक एक्सेप्शन भी है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर मर्जर हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का और जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अगर उससे सहमत है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और पहले ये जो था वो रूल नहीं था, ये आया 2003 में एनडीए गवर्नमेंट द्वारा 91st अमेंडमेंट में। इसमें पहले क्या होता था कि स्प्लिट पार्टी सिस्टम को अलाउ किया जाता था। अगर कोई पार्टी टूट जाती है और वो पार्टी का जो 1/3 मेंबर्स है वो एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं, तो वो जो सेपरेट जो 1/3 मेंबर्स थे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। तो जिससे और एक लार्ज स्केल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शंस को देखा मिल गया। तो इसको रोकने के लिए फिर जो 1/3 पार्टी और स्प्लिट सिस्टम पार्टी को हटाया गया और मर्जर को अलाउ किया गया, और जिसमें भी 2/3 ऑफ मेंबर्स जो अगर अलाउ करते हैं उसको, तो ही वो मर्जर कहलाएगा, नहीं तो वो मेंबर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और 10th शेड्यूल का जो सेक्शन 7 है वो कहता है कि नो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स करके, यानी कोर्ट्स का इस मैटर पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पे कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा। तो इस पर फिर बात आ जाती है कि क्या फिर ये बेसिक डॉक्ट्रिन को ये वायलेट करता है? तो हाँ, कोर्ट ने फिर यूतो होलान केस में इसको बताया कि हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वो वायलेट करता है, पर कोर्ट्स का इस पे इंटरफेयर करना सही है, पर ये जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती, और इसमें स्पीकर का रोल जो है वही मान्य है, पर ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है। यानी ये इनिशियल स्टेज में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उस पर इसका यूज नहीं है, पर इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। फिर साथ ही इसमें ये देखने को मिला कि क्या जो इंडिविजुअल जो एमपी एमएलए है, डिफेक्शन के कारण क्या उनकी राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है? तो नहीं, ये फिर एक केस हुआ था उस सेम केस में, यूतो होलान केस में ये भी बताया गया कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो मेंबर्स हैं उनकी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं हो। तो हम देखेंगे कि क्या इस लॉ ने अभी तक इसके गोल को अचीव किया है।
तो हाँ, टू द ग्रेट एक्सटेंट की इसने डिफेक्शंस को और जो पहले इजीली था दल बदलना और जो करप्शन का जो था पॉलिटिकल पार्टीज में, की जो सत्ता की भूख थी, यानी जो विनिंग पार्टी थी उस पर एमएलएस का पलटना, मेंबर्स का पलटना, इसको कम किया और कुछ एक्सटेंट तक ये हेल्पफुल रहा है। पर अभी रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉज और जो डिफेक्शंस है उसका वायलेशंस हुए और डिफेक्शन बहुत हैवी मात्रा में देखने को मिली है पिछले 3 सालों में। हमने तेलंगाना में देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मर्जर किया, फिर हमने गोवा गवर्नमेंट में क्या बोलते कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनका पलटते हुए देखने को मिला। हमने कर्नाटका में अभी रिसेंटली 2019 में ये देखा, हमने मध्य प्रदेश में इसको भी देखा, क्या बोलते जो ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा ये किया गया, और राजस्थान में भी अभी इसी टाइप की सिचुएशन का निर्माण हुआ था। अब हम आते हैं कि जो कर्नाटका की 2019 में हमने पॉलिटिकल क्राइसिस देखे उस पर। तो 2018 के इलेक्शन के बाद जो बीजेपी थी उसने कर्नाटका में जो मेजोरिटी पार्टी बनी थी, पर यूपीए गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने अलायंस करके वहां पे अपनी पार्टी बनाई। पर 2009 में 1 जुलाई को देखा गया कि जो कांग्रेस के वेरियस मेंबर्स हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हुए इन्हें डिफ्लेक्ट हुए, एक टाइप से दिया उन्होंने और वो डिफ्लेक्ट हो गए, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे दिया। तो इसमें देखा गया कि कांग्रेस के 14 नेताओं ने रेजिग्नेशन दिया और जेडीएस, जिससे कांग्रेस ने कोalition करके गवर्नमेंट बनाई थी, उसके 3 लोगों ने रेजिग्नेशन अपना स्पीकर को सौंपा। तो अब हम देखेंगे कि हम अभी स्टेट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 191 का यूज होगा इसमें, जिसमें स्टेट के रूल्स दिए और जो पावर्स ऑफ स्पीकर दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में। तो अगर हम देखा जाए, अगर 10th शेड्यूल को हम पढ़ते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स है और जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोसीडिंग्स है वो उसका जो हक है वो सिर्फ स्पीकर के हाथ में, एक्सक्लूसिव स्पीकर ही डिसाइड करेगा। और अगर हम आर्टिकल 191 में हमने पावर्स देखी है तो उसमें यह बता था कि स्पीकर को ही क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन हैंड ओवर किया जाएगा और स्पीकर के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर है उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की। अब हम एक्सेप्ट मतलब है उसको मिल जाना है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट है उसको लेटर मिल गया, उसको मिलने के बाद जो लीगल एक्सेप्शन है यानी उसके पीछे भी स्क्रूटिनी होगी, क्योंकि उसके बाद एक प्रोवाइडेड करके प्रोविजो है जिसमें ये कहा है कि जो एक्सेप्शन जो रेजिग्नेशन है वो जो है वो ऑथेंटिक रेजिग्नेशन है, यानी किसी कोर्शन और किसी करप्शन द्वारा यानी जो वो है वो उस हिसाब से रेजिग्नेशन नहीं किया गया है। तो उसमें भी स्पीकर वो देखेगा कि वो रेजिग्नेशन किस टाइप का और वो रेजिग्नेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, उसमें करप्शन तो इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोर्शन तो इन्वॉल्व नहीं है या कोई किसी प्रकार का भी इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्शन होने के बाद ही क्या बोलते हैं जो एमएलए रहते हैं वो उनको एक्सेप्शंस मिलता है, नाउ दे आर फ्री टू मूव। जब तक अगर स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो रेजिग्नेशन माना नहीं जाता। सेम गोज विद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में भी जब तक जो डिस्क्वालीफाई अगर करता नहीं है स्पीकर और उसके ग्राउंड्स नहीं सबमिट करता तब तक वो मेंबर डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। तो अब हम कर्नाटका सिचुएशन में वापस आते हैं। तो जैसे ही जो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया और उससे क्या बोलते हैं जो पार्लियामेंट की जो असेंबली की थी वो उसकी मेजोरिटी डाउन हो गई, जिससे जो बीजेपी अभी मेजोरिटी पार्टी बन गई। उसने फिर फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी। फ्लोर टेस्ट में जिससे फ्लोर टेस्ट हुआ और इस बीच स्पीकर ने अभी तक के रेजिग्नेशन का जो जवाब दिया था वो अभी तक रेजिग्नेशन का जवाब दिया नहीं। जो एमपीओ को जो जवाब मिलना चाहिए था एमएलएस को वो उनको वो जवाब मिला नहीं। तो इसी बीच जो पार्टीज थी कांग्रेस की और बीडीएस की उन्होंने व्हिप जारी किया। व्हिप मतलब वो है कि उनको बुलाया गया है कि उनको उस दिन असेंबली में प्रेजेंट रहना और उनको अपना वोट देना ही कंपलसरी होता है और वो वोट भी फेवर में होना चाहिए पार्टी के। पर अब ये जो एमएलए थे 17 इन्होंने तो इनके ऊपर व्हिप जारी कर दिया, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन दे दिया है। तो अब हमको ये समझना है कि अभी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट तो हुआ नहीं है और रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट जब ही हो सकता है कि तब वो स्पीकर एक्सेप्ट करे और स्पीकर ने अभी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया नहीं है तो ये अभी भी पार्टी के मेंबर्स कहलाएंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि ये पार्टी के मेंबर्स है और इन पे हो गया व्हिप जारी। अगर व्हिप जारी हो जाता है और व्हिप का अगर ये वायलेशन करते हैं, जैसे कि हमने देखा ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में, और ये व्हिप का वायलेशन हुआ अगर ये वो वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं
तो व्हिप के वायोलेशन होने से ये डिस्क्वालिफिकेशन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर अब देखने वाली बात यह है कि अब इनका रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है और ये लोग व्हिप जारी होगा तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे। तो स्पीकर क्या पहले ये लोग तो पहले से रिजाइंड है, तो क्या ये इनको फोर्स किया जा सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? इनका रजिस्ट्रेशन का अभी अप्रूवल हुआ नहीं है और इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस हो गए। तो अब सोचने वाली बात ये हो जाती है कि अगर वो तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड है उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और आप और जो रूलिंग पार्टी रहेगी उस पर आप इलेक्ट नहीं हो सकते, आपको नेक्स्ट इलेक्शन तक वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। और इन्होंने रेजिग्नेशन तो दे ही चुके थे, तो क्या रिजाइंड हुए एमएलएस को बाद में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और जिससे कि जो एमएलएस है उनकी राइट्स का भी मिस्टेक्स यानी उनके राइट्स का भी मिसयूज हो रहा है, क्योंकि जो स्पीकर है उसके पास स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कितने टाइम लिमिट पर वो जो रेजिग्नेशन लेटर्स है उनको रिव्यू करेगा और कितने टाइम पे वो अपना डिसीजन देगा। और इसी बीच कर्नाटका की फ्लोर टेस्ट की वो आ जाती है और वो व्हिप जारी कर देते हैं। तो अब इन एमएलएस पर ये दिक्कत हो जाती है कि वो आए या ना आए, क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो दे दिया है पर वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं है। तो वो फिर उनके ऊपर ये डिलेमा हो जाता है और उनको डिस्क्वालिफिकेशन का डर बैठ जाता है। तो ये एक इसका फिर ये मिसयूज देखा गया और दो स्पीकर के पास ये एक्सक्लूसिव पावर दी गई है और स्पीकर को कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई है रिव्यू करने की, और ना हम कोर्ट्स के पास अभी जा सकते हैं। तो एक साइकिल हो जाती है और एक जुडिशियल रिडल बन गया है अभी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या स्पीकर की जो पावर्स है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर इज ऑल्सो पॉलिटिकल पर्सन। स्पीकर भी जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसी का व्यक्ति होता है, तो एक बायसनेस उसमें देखी गई है। वैसे जो अपना ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन उसमें माना गया कि स्पीकर एक न्यूट्रल बंदा रहेगा और उसकी जो पावर है वो न्यूट्रल कहलाएगी, पर ये देखा नहीं जा रहा है स्पीकर्स में कि ये जो पावर्स है वो न्यूट्रल है। इसमें मिसयूज ऑफ पावर बाय स्पीकर देखी जाएगी, क्योंकि वेरियस सिचुएशंस में स्पीकर्स ने अपने जो रोल करना चाहिए उसको निभाया नहीं, पर इस सिचुएशन में उन्होंने स्पीकर ने इसको किया। पर फ्लोर टेस्ट में ये और फिर वो जो एमएलएस थे वो वापस कर्नाटक के सिचुएशन में आते हैं, तो वो फ्लोर टेस्ट में वो एमएलएस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन थे वो आए नहीं, तो जिससे उनका व्हिप का उल्लंघन हुआ और उनका डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग उन पे अप्लाई हो गई, और जिससे फ्लोर टेस्ट जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और जेडीएस की वो टूट गई और बीजेपी को मौका मिल गया मेजोरिटी प्रूव करने का, जिससे बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो बात आती है, और फिर जो स्पीकर था उन्होंने ये जो 17 एमएलएस थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके पास राइट भी था उनको डिस्क्वालीफाई करने का, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 19(1)(a) के अकॉर्डिंग और साथ ही जो 10th शेड्यूल में जो पैराग्राफ दिए उसमें स्पीकर के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है उनको डिस्क्वालीफाई करने का, और नो वन कैन इंटरफेयर इन दैट मैटर पर से, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिससे कि वो नेक्स्ट इलेक्शन तक वो कोई भी टाइप के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं थे। पर फिर वो 17 एमएलए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको क्या बोलते हैं उनका जो राइट था नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने का वो दिया री इलेक्शन में होने का, और साथ ही पर ये एग्री किया कि जो स्पीकर के पास राइट था उनको डिस्क्वालीफाई करने का वो वैलिड है। और फिर बाद में जब री इलेक्शन हुए इन सीट्स में, तो जो बागी जो नेता थे जो जिसको स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया था वो उनमें से 17 में से 11 री इलेक्ट हुआ और उनमें से 10 को तो जो न्यू गवर्नमेंट मिली उसमें मिनिस्ट्री मिली। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि एक इम्बैलेंस देखा गया और जो स्पीकर की जो पावर्स है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। और सबसे पहले जो हम रिप्रेजेंटेटिव जो आम पब्लिक है जो रिप्रेजेंटेशन चाहती है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है, और एक ये डिफ्रॉड हो रहा है उनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ। और ये जो स्पीकर ने ये जो एक्ट किया उसमें ये देखा गया कि क्योंकि वो रीइलेक्ट हो गए, वो जो स्पीकर्स थे वो जो एमएलएस थे वो पीपल के रिप्रेजेंटेशन से वहां गए थे और स्पीकर ने उनको ग्राउंड से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। तो ये स्पीकर की एक फ्लॉ देखने को मिला है जो कि इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। तो हमने फिर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस कर्नाटका में हुई और उसके एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हैं,
तो इसमें स्पीकर ने जो एमएलए जो जिनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, जो कि वो लॉ के अकॉर्डिंग सही था, पर जो स्पीकर होता है उसे न्यूट्रल माना जाता है, पर वो स्पीकर एक्चुअली न्यूट्रल काम कर नहीं रहे हैं अभी के, और जो हम प्रेजेंट सिचुएशन देखे, क्योंकि स्पीकर भी एक पॉलिटिकल पर्सन है, जो मेजोरिटी पार्टी रहती है वही स्पीकर बनाती है, तो एक बायसनेस देखने को मिली। और कर्नाटक के केस में हम इसको देखते भी हैं कि जो नेता डिस्क्वालीफाई हुए वो री इलेक्ट हुए, और जिससे ये पता चलता है कि पीपल का रिप्रेजेंटेशन उनके साथ था और ये पीपल के साथ फ्रॉड था, और जो स्पीकर है उसने इसका मिसयूज किया ये पावर। तो इसमें चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है। फिर अब हम आते हैं कि 2020 की एमपी मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उस पर हमने उसमें देखा कि कमलनाथ गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पार्टी बनाई, उन्होंने वहां पे 2 साल रूल किया। फिर अभी हाल ही में जो ज्योतिराव सिंधिया थे, उनको जो 15 ईयर्स से जो कांग्रेस के एक हाई प्रोफाइल नेता रह चुके हैं, उन्होंने और उनके साथ 22 और नेताओं ने रेजिग्नेशन अपना स्पीकर को दिया, और स्पीकर ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। तो अब क्वेश्चन कई लोगों के मन में ये आता है कि उन पर विप और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉज क्यों नहीं अप्लाई किए गए, क्योंकि और बाद में उन्होंने बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की टिकट भी मिली, तो उन पर विप क्यों नहीं जारी किया गया। इस सिचुएशन में उन्होंने रेजिग्नेशन किया, और जो स्पीकर थे उन्होंने वो रेजिग्नेशन को ड्यू प्रोसेस में ड्यू टाइम के साथ एक्सेप्ट किया, तो जिससे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं हुए और रिजाइन हुए। डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन में यही अंतर है कि डिस्क्वालिफिकेशन में आप नेक्स्ट इलेक्शन तक जो रूलिंग पार्टी रहेगी उसके आप उसमें रूल नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट इलेक्शन तक या नेक्स्ट टेन्योर तक वेट करना पड़ेगा। और रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको इलेक्शन का वेट नहीं करना है, जो रूलिंग पार्टी रहेगी आप उसके मेंबर बन के आप रूल कर सकते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में। तो उस सिचुएशन में स्पीकर ने ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए उनका रेजिग्नेशन को सही माना और उसे एक्सेप्ट किया। पर यही कर्नाटका में जो स्पीकर थे उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो कि और वो भी और उसमें भी टाइम नहीं, अगर वो उनको टाइम मिल जाता तो उनके ऊपर विप नहीं लगता, तो वो और जिससे ये विप का भी मिसयूज किया जा रहा है। और अब हम आते हैं कि जो राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है। राजस्थान में वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ का उतना यूज नहीं आया क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का बंटना शुरू नहीं हुआ है, पर जो गवर्नमेंट ने सचिन पायलट को सिखाने के लिए, गहलोत ने एक सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर डिफेक्शन का केस किया है। तो ये भी एक मिसयूज हो रहा है डिफेक्शन लॉ का कि सबक सिखाया जा रहा है, यानी इसमें एक एमएलए की जो पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी रिप्रेजेंट करना है, उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी भी ब्रेक हो रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसलिए बना था क्योंकि पीपल में वही रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बना था, तो इसको एक बड़ी बाधक है ने अगर आप किसी एमएलए ने इसको एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दे दिया गया। जब ये 95 का ने डिफेक्शन लॉ के पहले पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था। ये 52nd अमेंडमेंट के बाद 1985 में ये जब आया उसके बाद ही पॉलिटिकल वर्ड का यूज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इसको एक पीपल के रिप्रेजेंटेशन से और मेंबर्स के और इंडिविजुअलिटी के तो बढ़ावा जिसको देना चाहिए उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया। क्योंकि विप से मतलब यानी आप क्यों कंपल्शन कर रहे हैं किसी एक मेंबर पे कि उसको आपको उसके पार्टी के साथ ही वोट देना ही पड़ेगा उनके फेवर में, जिससे कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ डेमोक्रेसी को एक नुकसान पहुंच रहा है। यानी डेमोक्रेसी में डिबेटेबल होना चाहिए। अगर कोई पार्टी मेंबर अगर स्वयं इच्छा से अगर कोई पार्टी है वो अपने उसके मोटो से अगर गलत काम कर रही है और अगर वो पार्टी मेंबर अपनी इच्छा से उसको जाना चाहता है बाहर तो वो नहीं जा सकता। तो ये विप का भी एक उल्लंघन हो रहा है और एंटी डिफेक्शन लॉ को इस सेंस में भी एक मेजर फ्लॉ देखने को मिला है कि अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए और अगर पार्टी अपने जो मोटिव्स है उसके अगेंस्ट अगर जाती है जिससे हेल्दी डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो जो हमने फ्लॉज देखे वो थे कि स्पीकर का ओवर पावर होना और ओवर ऑथराइजेशन होना और स्पीकर का मिसयूज होना, यानी अगर क्या स्पीकर एलिजिबल है या किसी दूसरी बॉडी को हमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमें देना चाहिए अथॉरिटी। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एमएलएस की इंडिविजुअलिटी है उसका क्या, क्योंकि एमएलएस को अपनी प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है जिससे कि उनकी प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वॉइस को भी मिले, क्योंकि एमएलएस आर बेसिकली द
चॉइसेस ऑफ पीपल एंड द रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइसेस ऑफ द पीपल, जिससे कि पार्टी के जो एज अ होल काम करने के चक्कर में जो उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूशन और जो पर्सनल व्यूज है उसको वो दब जाती है। और अब इस पे क्या रेमेडीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो कि क्या हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए कि क्या स्पीकर ही को पूरी अथॉरिटी देना चाहिए, क्योंकि स्पीकर एक पॉलिटिकल पर्सन होता है तो उसमें उसको बायसनेस देखने को मिला है। तो स्पीकर के बदले क्या हम इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं या गवर्नर को भी हम राइट्स दे सकते हैं या कोर्ट को डिसीजन आर्बिट्ररी डिसीजन देने की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पावर्स मिलनी चाहिए। और हमें हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। और स्पीकर को जो टाइम एक समय दे देना चाहिए कि उनको की जो रेजिग्नेशन है या डिस्क्वालिफिकेशन का उनको जो अपना डिसीजन है उसमें एक टाइम बाउंड बना देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में और न्यूज जो कि हमने अभी कर्नाटका के क्राइसिस में देखने को मिली, अगर आपके पास रेजिग्नेशन और अगर स्पीकर डिले कर देता है और उसी बीच अगर विप लग जाता है तो वो जो मेंबर्स है वो तो एक प्रकार से डेंजर में आ जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ये इसके ऊपर एक स्क्रूटिनी चाहिए। एक बार देखा गया कि एक स्पीकर ने एक केस के पीछे रेजिग्नेशन को समझने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए 4 साल तक लगा दिए। तो ये एक मिसयूज ऑफ पावर स्पीकर द्वारा देखी गई है। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पावर दूसरे को डेलीगेट करने की बहुत आवश्यकता बढ़ गई है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का तो मेरे हिसाब से सिर्फ नो कॉन्फिडेंट मोशन और हाई प्रोफाइल जिसमें ज्यादा स्क्रूटिनी की जरूरत पड़ती है और जो कोई बहुत हाई प्रोफाइल मैटर या मोशन जारी किया गया हो उसी पर यूज होना चाहिए। तो हमने ये आज समझा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि कर्नाटका में क्या हुआ, वो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, वही एमपी में जो काम हुआ वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ का उपयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वहां का स्पीकर थे उन्होंने सही टाइम पे रेजिग्नेशन को सही मानते हुए उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, इसलिए उन ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो बचे हुए एमएलए थे उन पर विप नहीं लगी। और यही चीज अभी हम राजस्थान में देख रहे हैं कि गहलोत ने सचिन पायलट को एक सबक ऐसा देखा जा रहा है कि सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन जारी किया स्पीकर द्वारा। तो ये एक प्राइस से गलत है और एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को नुकसान पहुंचता है। तो ये था आज का हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं और हमको ये भी बताएं कि हम आगे और किस टाइप्स के वीडियोस बना सकते हैं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।